ठीक है, एक कॉपी पेन लीजिए। कुछ क्वेश्चंस है जो कि सिंपल अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड है। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। just try to solve these questions. सिंपल फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का है, बस आपको वो अप्लाई करना है। एंड जो आंसर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। good morning. Now just try to solve these questions. Just try to solve the first one. In a certain primary school, there are 60 boys of average age, जो भी age है of age 12. 60 boys of age 12 बोल रहा है, that means average age की बात कर रहा है। 40 of age 13 and 50 of age 14. ठीक है, each and 50 of age 15. देन एवरेज जो होगा वो क्या होगा? एवरेज एज बताओ। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ मीन पढ़ा था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, ईच एंड एवरी वन हैव टू सॉल्व दिस। आप लोग सब सॉल्व करो, एक एक मुझे आंसर बताओ, एग्जैक्टली आंसर क्या है। कंबाइन मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, बस उसी पे बनेगा। क्या फॉर्मूला बताया तुमने? हाँ बताइए, तो फिर क्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला? भी हमसे पूछ रहे हो ये? हम नहीं किए थे पिछले क्लास। पिछले क्लास में नहीं बताया था, पिछले के भी पहले क्लास में बताया था कंबाइन मीन का। लास्ट क्लास में तो हम लोग जियोमेट्रिक मीन डिस्कस कर रहे थे। देखो पीडीएफ सेंड किया हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो फॉर्मूला ही भूल जाएंगे, तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। किसी को याद है क्या था फॉर्मूला कंबाइन मीन का? यही ना मैम, x बार इक्वल टू n1 x प्लस n2 x2 बार। x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, जितने भी टर्म्स है उतने में चले जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। यहाँ कितना है? 1 2 3 4, सो n4 तक जाएगा।
13.45 आएगा मैम। कितना आ रहा है आंसर? सी। 13.45। ओके, बाकी लोगों का? और 13.50. 13.50 मैम। मैम 13.50। 50 या 45? 50. 50 मैम। ओके, 13.45 आएगा मैम। नो मैम 50। नेक्स्ट देखो तो। मैम इसका रियल आंसर क्या है? पहले ये बताओ। थर्टीन पॉइंट फोर फाइव। 13.45 आ रहा है आपका। यस मैम। थर्टीन पॉइंट 50 ही आएगा। 16 to 12। 45 आ रहा है लेकिन मैम। बाकी लोग का तो 13.45 आ रहा है, 50 आ रहा है। 16 to 12 क्या आ रहा है? 7 प्लस 14 into 30 करके देखो क्या एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो तो। The average age of 24 students and the class teacher is 16 year। मतलब स्टूडेंट्स एक 24, एक क्लास टीचर एवरेज एज 16 है। अगर क्लास टीचर को एक्सक्लूड कर दिया जाए देन एवरेज एज जो है वो कम हो जाता है। देन व्हाट इज द एज ऑफ दैट क्लास टीचर? अगर मैम हम एवरेज एज को इक्वल करते हैं तो आंसर 40 आता है। एवरेज एज को अगर हम इक्वल करके निकालते हैं समेशन के फॉर्मूले से जो आपने बताया था उसका आंसर 40 आता है। 40 साल कैसे होगा? 40 कैसे हो जाएगा? 50 years. 50 years हाउ? 24 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है
तो दोनों लेंगे तो 40 आएगा average ना age, मैम, हाँ 40 आएगा ना अगर हम इक्वल करेंगे तो। एवरेज एज तो पहले से दे ही रखा है, हमको निकालने की जरूरत है ही नहीं, बस इसको 1 ईयर रिड्यूस कर देना है। तो 24 इंटू 15 और 25 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है। अगर बाय फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 24 यस मैम, प्लस इंटू 15 प्लस x करोगे दैट इज इक्वल टू प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय कितना टर्म होगा 25 सम ऑफ ऑल टर्म, दिस इज इक्वल टू हमारा 24 प्लस 5 जो है डिवाइडेड बाय 25। इवन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं एवरेज एज जो आ रहा है दिस इज 16, और वो क्या होता है फॉर्मूला पे अगर रखे तो सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो सम ऑफ एक्स आई जो है वो हमारा एग्जैक्टली पता नहीं है, हमको उसी टर्म को निकालना है। एंड दिस टर्म इज 25, तो यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लोगे। और वैसे आप निकाल रहे हैं जैसे ट्रिकी में वैसे निकाल सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्या करोगे वो करना है ना। यहाँ पे कुछ आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप तो बताना होगा, तब वैसे करेंगे। मैम पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 13.45 या 50? 13.45 ही होगा। वैसे अप्रोक्सीमेट में हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर ऑब्जेक्टिव चुकी है तो एग्जैक्टली हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ओरिजिन वाला है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14. If 2 is subtracted from each given number, what will be the new average? 8 numbers का एवरेज 14 है और सारे नंबर्स में से 2 हटा दिया गया, तो फिर नया एवरेज क्या होगा? चेंज ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन है ना, सब में 2 जोड़ने वाला। 10 10 क्यों होगा? चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है ना, सिर्फ घट रहा है। मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है सब सारे क्लास में सबको नंबर दे दिया गया है, 5 नंबर सब में ऐड कर दो, जो भी नंबर आया हो, जो भी मार्क्स आपका आया है उसमें सब में 5 ऐड कर दो, तो फिर क्या असर आएगा? सब में से 5 घटा दो, देन क्या आएगा? यहाँ क्या है, 2 जो है 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच गिवन नंबर, सारे में से 2 घटा दिया गया है, देन नया एवरेज क्या होगा? बताइए क्या होगा नया एवरेज? 6। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। मैम ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन नहीं बताएंगे, पहले आप आंसर बताइए। हर जगह ऑप्शन थोड़ी रहता है, आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स आपके एग्जाम में हमेशा ऑप्शन रहेगा ही, ये कैसे सोच सकते हो तुम? यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा तब ना ऑप्शन रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? द एवरेज 8 नंबर लिखा है, किसी ने एवरेज 6 बता दिया, कैसे? एवरेज ऑफ 8 नंबर्स है, 8 नंबर की बात कर रहा है, 8 कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, जो एवरेज है दैट इज 14। 10 हाँ 13 कैसे हो जाएगा? एवरेज 14 है, 2 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। 12 होगा, तो आपने 6 कहा ना अभी थोड़ी देर पहले। हमको लगा 8 नंबर मतलब ध्यान एवरेज। से पढ़ो ना, यही मैंने तो आपको सजेशन किया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एवरेज ऑफ 8 नंबर बोल रहा है, 8 नंबर का तो नंबर 14 है तो 12 हो जाएगा। रिडक्शन होगा, 2 नंबर चेंज ऑफ ओरिजिन में सब्सट्रैक्शन कर रहा है तो सिंपली 14 हो जाएगा। ठीक है,
So 14 से reduce होके 2. The answer is 12. क्लियर है? यस Sure. मैम। चलो ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं, जियोमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे ना लास्ट डे। चलिए जियोमेट्रिक मीन हम लोगों ने इस पे बेस्ट क्वेश्चंस नहीं। मैम हाँ बोलिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बोला 13.45 होगा तो कैसे होगा, एक बार बता देती। सॉल्व करो ना सारे टर्म्स को, क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके। मैम आप बताने दीजिए। मैम एक बार बता दीजिए। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में बताए हैं या नहीं, मुझे ये बताओ तो जरा तुम दोनों, जो आप पूछना चाह रहे हो। मैंने एक क्वेश्चन बताया था उससे या नहीं? N1 मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था क्लास में करके। अच्छे से। हाँ मैम कनेक्शन कट हो गया था तो। वो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है वैसा क्वेश्चन। अच्छा मैम आप रिपीट करने दीजिए। एक ही टाइप का चीज 10 बार बनाओगे तो रिपीट ही करते रह जाओगे। 60 बॉयज ऑफ 12 एज, क्या करना है? प्रैक्टिस भी तो हो जाएगा। तो करिए ना, फिर आप कब करेंगे? 60 into 12 करिए, कैलकुलेशन कर। With formula के साथ. दिस टर्म प्लस साइन। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में देखो, 60 बॉयज ऑफ 12 एज, तो 60 into 12 प्लस 40 बॉयज ऑफ एज 13 है शायद, सो 40 into 13 ऐड कर दो इसमें। फिर नेक्स्ट है वो प्लस साइन। नेक्स्ट टर्म क्या बता रहा है? 50 ऑफ एज 14, 50 स्टूडेंट हैं ऑफ एज 14। 50 नहीं है मैम, 15 है। 50 नहीं है, 15 है। एक और है आगे एक 15। और है इसके बाद। यस मैम है एक और आगे। 15 to 15 जो है वो लास्ट है। 15 into 50, ये दिस होल टर्म बिंग डिवाइडेड बाय, ये x बार निकलेगा। दिस इज इक्वल टू आपका टर्म्स क्या है? 12। कितने लोग हैं इधर? 12। एक मिनट, जस्ट वेट। मैम इतना क्या करें, सीधा 200 से डिवाइड कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। जोड़ के डिवाइड कैसे कर दोगे? देखो मैम n1 plus n2 है ना, तो 60 plus 40 plus 50 plus 50 100 plus 100 200 हो जाएगा 40 आंसर। हाँ तो ऐड कर दो 60 प्लस 50, ये ऐड 200 हो जाएगा। सिंपली 200 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। और यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जैसे 60 स्टूडेंट ऑफ दिस एज, 40 स्टूडेंट, तो 60 प्लस 40, यहाँ N1 ये है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 सबको ऐड कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आया वही आंसर है। करके बताइए क्या आ रहा है। या भी ये भी कैलकुलेशन मुझे ही करना है? नो मैम हो जाएगा। करके देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट का 720 आ जाएगा, 14 का 30, इसी तरह करके देखो, जो आएगा दैट इज द आंसर। नीचे आप लोग शायद कैलकुलेशन में गलत किए हो, कुछ N1 N2 जो ऐड करना था, इसलिए हो सकता है। यस मैम थोड़ी बहुत। चलो इसी तरह हम लोगों को और भी कुछ। 13.45. ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। और क्वेश्चंस बनाना है इससे, या फिर आगे हम लोग जियोमेट्रिक मीन में बढ़े? बढ़िए मैम। देखो जियोमेट्रिक मीन हम लोग जो पढ़ रहे थे, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, जो टर्म्स थे, सारा कुछ पता है। जैसा टर्म हमारा ऑब्जर्वेशन जो कुछ होता था वो वैसा ही रहेगा। जो हम लोगों को डेटा मिलता है सब कुछ उसी फॉर्म में मिलता है, बस हम लोग जिस अलग फॉर्मूला से निकालते हैं तरीका अलग हो जाता है, इसलिए उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे ये जियोमेट्रिक सम के फॉर्म में निकाल रहे हैं इसलिए जियोमेट्रिक मीन है, वो अर्थमेटिक सम के फॉर्म में निकाल रहे थे इसलिए अर्थमेटिक मीन था, हार्मोनिक मीन के फॉर्म में निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन आता है।
अब यहाँ पे जब जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा है तो बेटर है कि हम एक बार देख ले दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर देते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब समझ लीजिए जैसे आपने कपड़ा को नापना है, डिस्टेंस को मेजर करना है, तो क्या कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट मीटर भी है, दूसरा यूनिट सेंटीमीटर भी है, तो आप दोनों में अगर मेजर करोगे तो दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएगा अगर आप जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट को मीन करेगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट मीन्स ऑब्वियस है, द रिजल्ट जो है रिजल्ट जो भी होगा दैट इज ऑब्वियस। So that in finding the arithmetic mean of a set of reading on a thermometer, it doesn't matter whether the whether we measure temperature in centigrade or Fahrenheit, but that in finding the geometric mean, it does matter which scale we use. मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, मीटर और सेंटीमीटर को नहीं कर रहा है, डिस्टेंस वाले को। यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट का आपको पता होगा दो स्केल होता है, एक है सेल्सियस जो आप यूज करते हैं सेंटीग्रेड वाला स्केल, और दूसरा है फॉरेनहाइट स्केल। जैसे हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं और ये सब, तो वो सब आपका क्या प्रेशर या फिर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, तो क्या कभी देखा होगा कहीं रूम में एक थर्मोमीटर रखा रहता है तो वो फॉरेनहाइट स्केल पे बताता है। तो ये चीज देखना, दो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है हमारा यहाँ टेम्परेचर का, द वन इज सेंटीग्रेड जिसको सेल्सियस भी आप बोलते हैं, और दूसरा है फॉरेनहाइट स्केल। तो दोनों अगर अलग अलग मेजरमेंट टेक्निक से आप यूनिट से अगर मेजर करते हैं टेम्परेचर को तो अर्थमेटिक मीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप जियोमेट्रिक मीन के हेल्प से अगर यही मेजरमेंट करें तो दोनों में अंतर आता है। जैसे मान लो सेंटीग्रेड स्केल जो है वो टेम्परेचर बता रहा है फॉर फर्स्ट डे C1, फर्स्ट डे के लिए, मान लो 1 मई के लिए बात कर रहे हैं, 2 मई के लिए, 3 मई के लिए, इसी तरह पूरे मंथ का हम ले रहे हैं। तो सेंटीग्रेड स्केल पे उन सबका सम अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो क्या होगा, फर्स्ट डे का टेम्परेचर प्लस सेकेंड डे का टेम्परेचर प्लस थर्ड डे का टेम्परेचर, इसी तरह 30th डे का टेम्परेचर, सबको ऐड कर दो, फिर 30 से डिवाइड कर दो तो वो उसका C बार मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम फॉरेनहाइट स्केल में, तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन है, वो रिलेशन ये है, ये साइंटिफिकली डिफाइंड है, ऐसा रिलेशन है। अगर आप सेल्सियस में मेजर करते हैं, जैसे हमको पता है ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, वैसे ही अगर सेल्सियस का स्केल जो होता है वो आपका 100 के टर्म में आता है और फॉरेनहाइट का स्केल है वो इस फॉर्म में मेजरमेंट आता है। फॉरेनहाइट में 0 डिग्री को 32 मेजर करते हैं, तो ये जो है वो फॉरेनहाइट का स्केल है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आप डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब यही चीज क्या कर रहा है यहाँ पे फॉरेनहाइट में, इसी चीज को कन्वर्ट कर रहा है सेल्सियस में। तो क्या हो रहा है, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दोगे तो देखो 1 फॉरेनहाइट इज इक्वल टू इतना टर्म। तो यहाँ पे क्या किया, अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म क्या किया है, देखो एक फॉरेनहाइट को फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर था C1 से जिसको आप डिनोट कर रहे हैं, वो फॉरेनहाइट स्केल में 32 प्लस 9/5 C1 हो जाएगा। जो भी C1 सेंटीग्रेड स्केल में जो रिजल्ट आएगा, मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप यहाँ लिख देंगे 25-30 डिग्री और ये टर्म आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड डे का टेम्परेचर, थर्ड डे का, फोर्थ डे का, अप टू 30th डे का। n टर्म इन जनरल लेते हैं तो सारे टर्म का हम लोग ऐसे कर लिए। यहाँ C बार ये आया। अब इसी तरह इसको जोड़ दो, अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका तो सबको जोड़ना होगा, सबको जोड़ के फिर डिवाइड कर दो n से। तो डिवाइड करने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है, C बार से रिप्लेस हो गया। ये जो C था, जो फॉर्मूला हमारे पास इनिशियली था, वही रिजल्ट आ रहा है, C बार से बस रिप्लेस हो जा रहा है। तो अगर हम अर्थमेटिक मीन का हेल्प लें और इससे कोई कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन अगर यूज कर रहे हैं तो फॉरेनहाइट स्केल और डिग्री स्केल मतलब सेंटीग्रेड स्केल
दोनों जो है एक ही रिजल्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, इसी टेम्परेचर को आप मेजर करो इन जियोमेट्रिक फॉर्म, मतलब जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो इस टर्म का, जो कि ऐसे कैलकुलेट होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, हर ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट दैट टू द पावर 1/nth रूट। तो ये जो टर्म अगर हम सॉल्व करेंगे तब जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, वो रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है जो कि शो करता है कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब अगर आप जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हम ये बस कंक्लूजन इस प्रॉब्लम से हम लोग ये निकाल रहे हैं, अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो कौन सा मेजरमेंट यूनिट यूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, देन हम लोगों ने कौन सा मेजरमेंट यूनिट इस्तेमाल किया है ये भी मैटर करता है। सो ये डिफरेंस है, दिखा रहा है आपका हेंस इन फाइंडिंग जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन रीडिंग ऑन अ थर्मोमीटर द स्केल इज इम्पॉर्टेंट। आपने स्केल कौन सा लिया है, सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, मीटर मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, बट वो मैटर नहीं करता इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको ऐसा रिजल्ट निकालना है जहां यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा मैटर ना करे, इन दैट केस आपको यूज करना चाहिए अर्थमेटिक मीन। जियोमेट्रिक मीन अगर वहां यूज करते हैं तो वो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्केल के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, सो ये चीज जब हम लोग कैलकुलेशन कुछ ऐसा करें जहां अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट हो, आपने ये पढ़ा था ना जियोमेट्रिक मीन का यूजेस कहाँ होता है बेसिकली, तो उस यूजेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैटर करता है। ये चीज बस दिमाग में रखो। तो ये चीज आप एज अ नोट करके कहीं लिख सकते हैं कि जियोमेट्रिक मीन डज मैटर विच स्केल वी आर यूजिंग, but in our arithmetic mean it doesn't matter whether we are using Celsius scale or Fahrenheit scale। इसके बाद जियोमेट्रिक मीन में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, अगर इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज जियोमेट्रिक मीन का हमारा सारा पोर्शन कवर हो चुका है। यूजेस आप हमेशा माइंड में रखिएगा, यूजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। डिमेरिट्स तो बहुत इजी है, जो कि आपके लिए भी होगा ध्यान रखना बहुत आसान। इसका कैलकुलेशन जो है इस केस में बहुत ज़्यादा टफ होता है, जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए यूजफुल, मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट नहीं है। एंड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, तो कोई एक भी टर्म अगर जीरो आ गया या फिर नेगेटिव आ जाए तो हम लोगों का सारा प्रोडक्ट टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, और जीरो होगा तो पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। सो इन दैट केस भी ये वैलिड नहीं होता है। अब मुझे ये बताइए, इन सब में से कुछ क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है अभी? या फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आपका हार्मोनिक मीन वाला टर्म। अदरवाइज कुछ डिस्कस करना है इन जियोमेट्रिक मीन, देन मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। सिंपल एज ए डेफिनेशन याद रखो, मेरिट्स डिमेरिट्स याद रखो, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका यूजर्स वो याद रखिए। आपका पास इतना ही टास्क है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको जियोमेट्रिक मीन पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि this is difficult to use and understand, this is not easy to calculate for non-mathematical person, but हाँ अगर एज अ कुछ आप वर्क कर रहे हैं मैनेजमेंट में तो इसका यूज होगा, बिकॉज मार्केटिंग सेक्टर में मैक्सिमम यूज होता है जियोमेट्रिक मीन का। हाँ, मार्केटिंग में आपका ये भी यूज होता है, जैसे आप मोड लेते हैं, मोड टर्म
किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, किसका जो है वो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, दैट हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट आप ज़्यादा बनाएंगे ना, जो ज़्यादा मार्केट में जिसका डिमांड हो। जिसका डिमांड ज़्यादा नहीं होगा उसको आप प्रोडक्ट बना के क्या करने वाले हो, फिर वो वेस्ट ही जाएगा। तो यहाँ पे ये एक मैटर करता है मोड के केस में कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब एवरेज बात करें, एवरेज इनकम, सैलरी और इस तरह का बात करें जहाँ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड टर्म हो, इन दैट केस आप बेसिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन। मार्केट फील्ड स्टडी और एनालिसिस करना हो, इन दैट केस मोड, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन ज़्यादा यूजफुल है। हार्मोनिक मीन भी यूजफुल है, बट हार्मोनिक मीन बहुत रेयरली यूज किया जाता है, बिकॉज हार्मोनिक मीन के केस में क्या होता है कि आपके पास जो कैलकुलेशन होगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर टू मीन, भी ज़्यादा कैलकुलेशन उसका कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो और ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, तो ऐसा कोई भी टर्म हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते। जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन हो, वैसे ही टर्म्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने 10th 12th तक कहीं पढ़ा होगा, स्पीड मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, रीजनिंग वगैरह पढ़ा हो, तो वो सब कैलकुलेशन करने में हार्मोनिक मीन का ज़्यादा यूज होता है। तो जहाँ ड्यूरेशन, टाइम, स्पीड की बात करें, इन दैट केस आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा टर्म ना हो तो हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा, मैम हाँ बोलिए। आपने मैम पीडीएफ ये सेंड नहीं ग्रुप में किया भेज है। दीजिए। पीडीएफ, यस मैम। ठीक है, क्वेश्चंस का भी पीडीएफ भेज दूंगी, आप करके देखना, दो यस मैम। है। यस मैम। और ये भी भेज दूंगी, ये भी, ये सेंड नहीं किया था मैंने लास्ट डे। नो नो मैम। मैम आपने नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, फिर अगर कुछ हो प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। हाँ, हार्मोनिक मीन इससे ज़्यादा ईजियर है डेफिनेशन में, तो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो आप लिखेंगे वो बहुत सिंपल है, बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और हर टर्म का डेफिनेशन जो होगा, जो इनिशियल डेफिनेशन होगा, वो सिर्फ इतना ही होगा। जैसे इस केस में ये इतना ही डेफिनेशन है, आपको इतना याद रखना है। आप इस टर्म में अपने आप उसको कन्वर्ट करके ला रहे हैं, दीज आर कन्वर्जन्स। आपने इंड्यूस किया है लॉग टर्म, ऐसे लिखा है, बट ज्योमेट्रिक मीन का अगर एक्चुअल डेफिनेशन पूछा जाता है, सिंपली टर्म बोला जाए, कैसे डिफाइन करेंगे? सो सिंपली ये टर्म है। अगर फ्रिक्वेंसी है तो सिर्फ ये टर्म है। अब इसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने के लिए, रिजल्ट्स लाने के लिए हम लोग इतना हेल्प लेते हैं लॉग का, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास हर स्टेट पे एक ऐसा टेक्निक होता है, एक तरीका है, एक टूल है, जिसको हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और वही कन्वर्जन करने के बाद आपका ये जो है ये थोड़ा लंबा चौड़ा दिखता है ऐसा, अदरवाइज आप सिंपल फॉर्म में करें। लेकिन हाँ, ये चीज देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन इसका कैलकुलेशन ज्यादा टफ होगा। और इसका कन्वर्जन कर देंगे तो ये कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा इजियर हो जाता है। इन दैट केस आपको ये हमेशा करना नहीं होगा, ये हमेशा विद द हेल्प ऑफ आप कैलकुलेटर ही करेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये इजियर हो जाता है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। पीडीएफ में आपको अभी ही सेंड कर देती हूँ, आप देख लेना, कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक काम, मेरा सजेशन मानिए कि आप लोग इसका प्रैक्टिस अभी कर लें, क्योंकि अगर ये सब चीज़ समझ में आ जाता है, क्लियर कर लेते हो अभी, तो आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्दर, वो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यस मैम।
चीज ध्यान आपकी बात है सर, आंखों पे मैम। क्या रिपीट आपकी बात है सर, आंखों पे। क्योंकि यस मैम। भी हम कल ये सब जो है ना वो फंडामेंटल टर्म्स है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो होता है वो यही होता है, इसी सारे टर्म से, ये सारे आपका जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, जो डेफिनेशन है, उसका जो लॉजिक है, इसी के बेसिस पे हम लोग फर्दर आगे स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप थोड़ा सा स्टडी अभी कर लें, थोड़ा होमवर्क कर लें, तो आपका जो फर्दर आगे स्टडी करने वाले हैं ये पूरा पेपर अपने आप बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर यस मैम। तो फिर मुश्किल होगी, फिर बात आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पूरे। मैम अटेंडेंस ले लीजिए, टाइम हो रहा है। यस मैम, अटेंडेंस ले लीजिए। अच्छा ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन करेंगे, उसके पहले आप ये पूरा कर लेना, ठीक है? चलो then। यस मैम।